तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में प्रयागराज में 15 से 21 जून तक आयोजित विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन आपको दिया महाकुंभ की प्रशासनिक समीक्षा बैठक। दूसरा ऑप्शन आपको दिया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग सप्ताह का आयोजन। और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गंगा नदी स्वच्छता एवं घाट सौंदर्यीकरण अभियान। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया क्षेत्रीय युवा खेलकूद और सांस्कृतिक उत्सव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना है कि हाल ही में प्रयागराज में 15 से 21 जून तक आयोजित विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन आपको दिया है। दोस्तों जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको वीडियो को पॉज करना होता है और इसका सही आंसर आपको गेस करना होता है। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो हर एग्ज़ाम में, चाहे आप रेलवे के हर एग्ज़ाम की बात कर लो या फिर आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो या फिर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो में जून 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यकीन मानिए कभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो और आप इस तरीके से हर एक मंथ की कंप्लीट वीडियो आप इस चैनल से देखते हो तब आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए कभी आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों हाल ही में प्रयागराज में 15 से 21 जून तक आयोजित विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग सप्ताह का आयोजन। तो ये इसका सही आंसर है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में प्रयागराज में 15 से 21 जून तक आयोजित विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग सप्ताह का आयोजन, ये इसका आंसर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में भारत की प्रमुख अंतरिक्ष उद्योग सम्मेलन इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन आपको दिया नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया आपका हैदराबाद और चौथा ऑप्शन दिया आपका श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि हाल ही में भारत की प्रमुख अंतरिक्ष उद्योग सम्मेलन इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिया। इन चारों में से इसका सही आंसर आपको गेस करना है। दोस्तों जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको वीडियो को पॉज करना होता है और इस जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको गेस करना होता है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा था कि हाल ही में भारत की प्रमुख अंतरिक्ष उद्योग सम्मेलन इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत की प्रमुख अंतरिक्ष उद्योग सम्मेलन इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि ग्लोबल वाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ग्लोबल वाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया 5 जून, सेकंड ऑप्शन आपका दिया 12 जून, थर्ड ऑप्शन आपको दिया 15 जून और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 20 जून। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ग्लोबल वाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 5 जून, 12 जून, 15 जून और 20 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 15 जून। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल वाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 15 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल वाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15 जून। 15 जून को प्रतिवर्ष ग्लोबल वाइन डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। और 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया 10 जून, दूसरा ऑप्शन आपको दिया 12 जून,
थर्ड ऑप्शन आपको दिया 14 जून और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 18 जून। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। दोस्तों जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको वीडियो को पॉज करना होता है और इसका सही आंसर आपको गेस करना होता है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 14 जून। तो ये आपको याद रखना है कि 14 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है 14 जून को मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सामने कि हाल ही में भारत ने महिला T20 विश्व कप 2026 में किस टीम को हराया है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हाल ही में भारत ने महिला T20 विश्व कप 2026 में किस टीम को हराया। चार ऑप्शन आपको दिया है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों क्वेश्चन को वीडियो को आपको पॉज करना है, क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और उसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने महिला T20 विश्व कप 2026 में किस टीम को हराया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि हाल ही में भारत ने महिला T20 विश्व कप 2026 में किस टीम को हराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यकीन मानिए दोस्तों, कभी आप इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो तब आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस सीरीज़ को भी आपको कंप्लीट देखना है। हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के हिसाब से ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं। चार ऑप्शन आपको दिया है, 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन आपको दिया 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया आपको 7 वर्ष। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में, इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना ने कितने वर्ष पूरे किए। चार ऑप्शन, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना ने कितने वर्ष पूरे किए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना ने कितने वर्ष कंप्लीट किए, तो ऑब्वियसली 6 वर्ष कंप्लीट किए, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू की गई थी और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू की गई थी। चार ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन आपको दिया सीमांत और छोटे किसानों के लिए, सेकंड ऑप्शन आपको दिया स्ट्रीट वेंडर्स रेहड़ी पटरी वालों के लिए, थर्ड ऑप्शन आपको दिया था कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के लिए। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू की गई थी। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू की गई थी और चार ऑप्शन आपको दिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट वेंडर्स रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये योजना शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट वेंडर्स रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और जून 2026 में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष कंप्लीट हो गए, ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों जून का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस क्षेत्र से संबंधित है। और 4 ऑप्शन आपको दिया है कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि व्यापार और आर्थिक साझेदारी, मुक्त व्यापार, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी अनुसंधान, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया, जून का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा या इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। दोस्तों जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को आपको 2 सेकंड के लिए पॉज करना होता है और इस क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना होता है। तो आई होप इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा था दोस्तों, जून का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको पूछा गया था और 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, व्यापार और आर्थिक साझेदारी, मुक्त व्यापार। हाल ही में भारत ओमान सेपा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि व्यापार और आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है। हम इस सीरीज में, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो वो सारे के सारे आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट दिखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा कब से लागू हुआ। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा कब से लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया 1 अप्रैल 2026, दूसरा ऑप्शन आपको दिया 1 मई 2026, थर्ड ऑप्शन आपको दिया 1 जून 2026 और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 15 जून 2026। तो वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। दोस्तों आप इनके आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हो। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको वीडियो को 3 सेकंड के लिए पॉज करना होता है और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना होता है, या फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर आप गेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि हाल ही में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा कब से लागू हुआ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा कब से लागू हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जून 2026। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा कब से लागू हुआ। तो इसका सही आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 2026। ये आपको याद रखना है। आई होप आपने भी यही आंसर गेस किया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत आभा खातों की संख्या कितने करोड़ से अधिक हो गई है। 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया 60 करोड़, दूसरा ऑप्शन आपको दिया 70 करोड़, तीसरा ऑप्शन आपका दिया 80 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 90 करोड़। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत आभा खातों की संख्या कितने करोड़ से अधिक हो गई है और 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत आभा खातों की संख्या कितने करोड़ से अधिक हो गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 90 करोड़। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत आभा खातों की संख्या कितने करोड़ से अधिक हो गई। तो ये आपको याद रखना है 90 करोड़ से अधिक हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तब आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हो, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट दिखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि आभा का पूरा नाम क्या है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि आभा का पूरा नाम क्या है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया कि आयुष्मान भारत हेल्थ एजेंसी,
थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया कि आयुष्मान भारत हेल्थ एसोसिएशन, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया दोस्तों कि आयुष्मान भारत हेल्थ एप्लीकेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि आभा का पूरा नाम क्या है, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये आपको याद रखना है, लास्ट में क्या आता है आपका, लास्ट में आता है अकाउंट, ये आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा का पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि आभा का पूरा नाम क्या है। तो आभा का पूरा नाम क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ए होता है, ए का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, अकाउंट होता है, एजेंसी नहीं होता, एसोसिएशन नहीं होता, एप्लीकेशन नहीं होता, क्या होता है, अकाउंट होता है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपने भी यही आंसर गेस किया होगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लो, आप एनटीपीसी की बात कर लो, आप रेलवे की बात कर लो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप एसएससी की बात कर लो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया कि एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि एडमिरल आर हरि कुमार, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया कि एडमिरल करमबीर सिंह। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जून में, हाल ही में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया। पहला ऑप्शन था आपका एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन आपका दिया था कि एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि एडमिरल आर हरि कुमार, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि एडमिरल करमबीर सिंह। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में जून में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये आपको याद रखना है। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात को लेकर भारत किस देश के साथ चर्चा में रहा। 4 ऑप्शन आपको दिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात को लेकर भारत किस देश के साथ चर्चा में रहा, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात को लेकर भारत किस देश के साथ चर्चा में रहा। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात को लेकर भारत किस देश के साथ चर्चा में रहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात को लेकर भारत किस देश के साथ चर्चा में रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामने जून का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत ओमान सेपा लागू होने से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। भारत ओमान सेपा लागू होने से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। 4 ऑप्शन आपको दिया, कपड़ा और परिधान क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन आपको दिया ऑटोमोबाइल क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन आपको दिया आपकी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भारत ओमान सेपा लागू होने से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। वीडियो को आपको पॉज करना है, हर बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको वीडियो को पॉज करना होता है और क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में लिखना होता है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत ओमान सेपा लागू होने से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
कपड़ा और परिधान क्षेत्र, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। भारत ओमान सेपा लागू होने से किस क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा और परिधान क्षेत्र। ये भी आपको याद रखना है। और इसी क्वेश्चन में और इसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए कि भारत ओमान सेपा कब से लागू हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत ओमान सेपा कब से लागू हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इसी वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब यहाँ पे पूछा गया था आपको कि भारत ओमान सेपा लागू होने से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा और परिधान क्षेत्र। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एबीडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि एबीडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाना। सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि देश का एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करना। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों यूपीआई की सुरक्षा मजबूत करना। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि सभी नागरिकों को मुफ्त मोबाइल फोन वितरित करना। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एबीडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करो, वीडियो आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ के इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एबीडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, देश का एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करना। तो ये भी आपको याद रखना है कि एबीडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एबीडीएम का मुख्य उद्देश्य है देश का एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करना, ये आपको याद रखना है। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर गेस किया होगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत ओमान सेपा भारत की किस नीति को मजबूत करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भारत ओमान सेपा भारत की किस नीति को मजबूत करता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि लुक वेस्ट पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया डी ऑप्शन आपको दिया कि आर्कटिक विजन पॉलिसी। दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि भारत ओमान सेपा भारत की किस नीति को मजबूत करता है और 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भारत ओमान सेपा भारत की किस नीति को मजबूत करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी भारत ओमान सेपा भारत की किस नीति को मजबूत करता है, तो लुक वेस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत ओमान सेपा भारत की किस नीति को मजबूत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लुक वेस्ट पॉलिसी। आई होप आपने भी ये आंसर गेस किया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस प्रकार का समझौता है और 4 ऑप्शन आपको दिया केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौता। सेकंड ऑप्शन आपको दिया व्यापक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता। थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि त्रिपक्षीय सैन्य सुरक्षा गठबंधन और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता संधि। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस प्रकार का समझौता है और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस प्रकार का समझौता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, व्यापक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत ओमान सेपा किस प्रकार का समझौता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, व्यापक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता। आई होप आपने भी यही आंसर गेस किया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिया केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन आपको दिया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय
और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये भी आपको याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु हथियार है। 4 ऑप्शन आपको दिया, 170, 180, 190 और 210। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु हथियार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 190। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु हथियार है। तो ये आपको याद रखना है 190। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु हथियार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 190 परमाणु हथियार है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया है। और 4 ऑप्शन आपको दिया, नौसेना प्रमुख, वायुसेना उप प्रमुख, थल सेना प्रमुख और मुख्य एकीकृत रक्षा स्टाफ CISC। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा या इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया गया था कि हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वायुसेना उप प्रमुख, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, VCAS। तो ये आपको याद रखना है कि आशुतोष दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो आशुतोष दीक्षित को वायुसेना उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी जोन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश किया हो। आपको बस ये एक वीडियो देखना है, इसके बाद आपको कोई भी करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखना है। इसी वीडियो से आपके जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर किया हो। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में एंथ्रोपिक ने कौन सा नया AI मॉडल जारी किया है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया कि क्लाउड फैबल 5 और माइथोस 5। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि GPT 5.5 प्रो। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि जेमिनी 2.5 अल्ट्रा। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि क्लाउड 3.5 सोनेट। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको गेस करना है कि हाल ही में एंथ्रोपिक ने कौन सा नया AI मॉडल जारी किया है, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड फैबल 5 और माइथोस 5। तो एंथ्रोपिक ने कौन सा नया AI मॉडल जारी किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड फैबल 5 और माइथोस 5। ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नेता का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पार किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नेता का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पार किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थेचर और मनमोहन सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पार किया है। किसका रिकॉर्ड पार किया है? जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पार किया है। ये भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नेता का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित
प्रधानमंत्री ने का रिकॉर्ड पार किया, तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आपको याद रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में डिजिटल समावेशन रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, 85.5%, 90.2%, 95.1% और 98.4%। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में डिजिटल समावेशन रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों के पास मोबाइल फोन है। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 95.1%। हाल ही में डिजिटल समावेशन रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 95.1%। आइए देखते नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया कि अनुच्छेद 243A, सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि अनुच्छेद 243I, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि अनुच्छेद 280 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि अनुच्छेद 324। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखा होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243I के तहत। अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 243I अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में जोजिला सुरंग किस 2 क्षेत्रों को हर मौसम में जोड़ने के लिए चर्चा में रहा। 4 ऑप्शन आपको दिया, जम्मू और श्रीनगर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया कश्मीर और लद्दाख, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि मनाली और लेह, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि देहरादून और समोली। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में जोजिला सुरंग किस 2 क्षेत्रों को हर मौसम में जोड़ने के लिए चर्चा में रहा। तो इसके 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको गेस करना है, और जो भी आंसर आपका आता है, जो भी आंसर आपको ठीक लगे उस आंसर को आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैक्सिमम संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। कि हाल ही में जोजिला सुरंग किस 2 क्षेत्रों को हर मौसम में जोड़ने के लिए चर्चा में रहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर और लद्दाख। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में जोजिला सुरंग किस 2 क्षेत्रों को हर मौसम में जोड़ने के लिए चर्चा में रही। तो कश्मीर और लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आई होप आपने भी ये आंसर टिक किया होगा। तो हाल ही में जोजिला सुरंग किस 2 क्षेत्रों को हर मौसम में जोड़ने के लिए चर्चा में रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर और लद्दाख। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में विनिमय प्रणाली किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिया कि भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि शेयर बाजार विनिमय, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि पुरानी वस्तु विनिमय पद्धति, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि डिजिटल मुद्रा विनिमय। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में विनिमय प्रणाली किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो इन चारों में से इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में विनिमय प्रणाली किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो विनिमय प्रणाली है वह किससे संबंधित है। तो भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली। आइए देखते हैं नेक्स्ट सामने है कि हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ शुरू किया गया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि कैंपुगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। आई होप इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपने गेस किया होगा।
तो भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में शुरू किया गया, यह भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास है कि हाल ही में 10 ईयर्स ऑफ पीएमएसएमए और डिकेड ऑफ केयर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में 10 ईयर्स ऑफ पीएमएसएमए और डिकेड ऑफ केयर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, वीडियो को आपको पॉज करना है, उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएफएसएस 6 सर्वेक्षण का नोडल संस्थान कौन है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एनएफएचएस 6 सर्वेक्षण का नोडल संस्थान कौन है? आई होप इसका भी सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई। एनएफएचएस 6 सर्वेक्षण का नोडल संस्थान कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, और यही आंसर आपने गेस किया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एनएफएचएस 6 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? क्वेश्चन आपका पूछा गया कि एनएफएचएस 6 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये भी आपको याद रखना है कि एनएफएचएस 6 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो इसका सही आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएमएसएमए योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? और 4 ऑप्शन आपको दिया गया कि हाल ही में पीएमएसएमए योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये आपको पूछा गया। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिया है, वीडियो को आपको यहीं पे पॉज करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और चारों क्वेश्चन का आंसर आपने इस क्वेश्चन का चारों में से सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में पीएमएसएमए योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच से। पीएमएसएमए योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आई होप यही आंसर आपने गेस किया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपका दिया कि नैना जेम्स, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि अंजू बॉबी जॉर्ज, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि शैली सिन्हा और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि डीएटी चंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, शैली सिन्हा, ये आपको याद रखना है कि न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये नाम आपको याद रखना है कि शैली सिन्हा। शैली सिन्हा ने एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नाम आपको याद रखना है शैली सिन्हा, शैली सिन्हा।
न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शैली सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में भारत ने न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 4 पदक। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत ने न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में कुल कितने पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 पदक। तो ये आपको याद रखना है कि न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में कुल कितने पदक जीते गए? तो 4 पदक जीते गए, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा कि हाल ही में उलान बातर ओपन 2026 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है कि हाल ही में उलान बातर ओपन 2026 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो इन चारों में से सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 16 पदक। हाल ही में उलान बातर ओपन 2026 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 16 पदक। तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जून, 13 जून, 15 जून और 21 जून। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 13 जून। ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास है कि अरुणदीप राय, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि अतनु दास, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि धीरज बुमादेवरा और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि प्रवीण जाधव। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धीरज बुम्बादेवरा। हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो धीरज बुम्बादेवरा ने जीता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा कि हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 की मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपका दिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 की मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 की मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। आई होप आपने भी ये आंसर गेस किया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।